हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ द फैमिली मैन सीज़न 3 के बारे में। ये जो वेब सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और पब्लिक को ये वेब सीरीज़ का काफ़ी इंतज़ार रहता है, क्योंकि इसके जो सीज़न्स हैं उसे देखने की सबसे जो बड़ी वजह है वो है मनोज बाजपेयी का जो एक अंदाज़ है। एक कहने को तो दुनिया के सामने वो एक फैमिली मैन है, एक आम मर्द है जो अपने बीवी बच्चे नौकरी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन एक उसकी एक अलग ज़िंदगी भी है। वो एक स्पाई है, एक एजेंट है कि किस तरीके से वो खुफिया तरीके से अपनी देश की मतलब प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लोगों को लगा, और जब ये इसका पहला सीज़न जब आया 2019 में तो काफ़ी लोगों को पसंद आया। और फिर आप तो जानते ही हैं कि सन 2019 के बाद जब सन 2020 आया तो ज़िंदगी कितनों की बदल गई। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बड़ा, क्या छोटा, हर कोई इंसान जो है अपने घर में दुबक कर बैठ गया। तो ऐसे में क्या होता है, जिन्होंने इस वेब सीरीज़ को उस वक्त नहीं भी देखा होगा उन्होंने सन 2020 में इस वेब सीरीज़ को देखा। और कहीं ना कहीं मनोज बाजपेयी का जो एक स्किल है वो लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग फिल्में नहीं भी देखते, कुछ टेलीविज़न देखते हैं, हर किसी प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी एक ऑडियंस होती है। लेकिन जब लॉकडाउन आया तो हर किसी के पास जो है ऑप्शन एक तरीके से लिमिटेड हो गए। तो फिर हर इंसान अपने आप को उस वक्त एंटरटेन करने के लिए कोई ना कोई जो है ज़रिए ढूंढ ही रहा था, और ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत बड़ा साथ दिया। ऑफ कोर्स यूट्यूब भी था, लेकिन ओटीटी भी एक बहुत अच्छा माध्यम सबके लिए रहा एंटरटेन होने के लिए। और ऐसे में मुझे लगता है फैमिली मैन को और भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। और फ़ायदा ऐसा हुआ कि जब जब इसके नए सीज़न की घोषणा होती है या इसके नए सीज़न का ट्रेलर लॉन्च होता है, पब्लिक में एक अलग तरीके का एक क्रेज़ देखने को मिलता है। श्रीकांत तिवारी के लिए जो पब्लिक के दिल में जो सहानुभूति है, जो एक गर्व महसूस करती है कि भाई जो कैरेक्टर दिखाया गया है फुली डेडिकेटेड है। ठीक है, श्रीकांत तिवारी अपनी फैमिली को भले ही वक्त ना दे पाएँ, बट वो एक डेडिकेटेड पिता हैं और एक लॉयल हस्बैंड है। वो बात अलग है कि उनकी पत्नी ने उनके साथ जब बेवफाई करी तो पब्लिक को ये चीज़ पसंद नहीं आई, और जिसके साथ बेवफाई करी उसको असल ज़िंदगी में सोशल मीडिया पे जा जाकर काफ़ी बातें सुनाई। जबकि वो एक एक्टर जो हैं शरद केलकर, वो असल ज़िंदगी में खुद उनकी एक दुनिया है। वो मैरिड हैं, उनका बच्चा है एंड ही इज़ हैप्पीली मैरिड। और मतलब शरद केलकर को तो हमने टेलीविज़न पर बहुत देखा है। उनका सात फेरे नाम का जो शो आया करता था जी टीवी पर, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो शरद को इसी शो से बहुत कुछ मिला। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इसी शो में उनकी वाइफ भी उनको मिली, कीर्ति, जिनसे उन्होंने शादी करी, और शादी के कुछ साल बाद उन्हें बेटी पैदा हुई। तो एक तरीके से देखा जाए तो शरद भी अपने आप को फैमिली मैन बताते हैं, और उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो यही दिखता है। तो मतलब कि लोग इतने ज़्यादा श्रीकांत तिवारी से जुड़ गए कि उन्होंने शरद केलकर को ही सुनाना शुरू कर दिया, जबकि ये तो एक काम है, प्रोफेशन है। मतलब लोग इतने ज़्यादा भावुक हो गए। यानी कि हम लोग सीरियल्स में ये चीज़ देखा करते थे एक ज़माने में कि कोई वैम्प होती थी तो लोगों उसको भर भर के गालियाँ देते थे। अगर वो वैम्प कहीं सड़क पे दिख गई तो लिटरली ऑडियंस उसको मारने को दौड़ती थी। ये वही आर्टिस्ट बताते हैं जो वैम्प का रोल करते हैं। इनफैक्ट एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने बताया था कि वो वैम्प का रोल कर रही थी, और पब्लिक इतनी ज़्यादा मतलब उनके कैरेक्टर को असली मानने लगी थी कि उनको लिटरली मारने को आ गई थी कि तूने हमारी मेन लीड जो बहू है उसको तू सता रही है, क्यों पीछे पड़ी हुई है, इतनी अच्छी तो है। मतलब ये कनेक्टिविटी पब्लिक की, मतलब सीरियल्स वालों
जो आर्टिस्ट होते थे उनमें देखा करती थी, लेकिन यहाँ पर वो मैंने श्रीकांत तिवारी के लिए ये सब देखने को हमें मिला। खुद शरद ने इस बात का जो है खुलासा किया कि लोग मुझे सोशल मीडिया पे गालियाँ लिख रहे हैं कि मैंने सुची और श्रीकांत की गृहस्थी में आग लगा दी। तो यही ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, यही जो है एक प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट बनाती हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ एक सीज़न ख़त्म हो जाता है, हमारे इंडिया में दूसरा सीज़न आने में 2-3 साल लग जाते हैं। यहाँ पर 2019 के बाद 2021 में फैमिली मैन 2 आया और अब 2025 में फैमिली मैन 3 आया। तो क्या होता है, इतना जब लंबा लंबा गैप होता रहता है इतने सालों का, तो ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है पब्लिक के लिए डिसएडवांटेज होता है उस कहानी से दोबारा रिकनेक्ट होना। मतलब याद लोगों को ये नहीं रहता कि परसों हमने कौन सी सब्जी बनाकर खाई थी, तो फिर वेब सीरीज़ की कहानी, इतने एपिसोड की कहानी कैसे याद रहेगी? 1 साल के अंदर ही आप भूलने लगते हो। लेकिन ठीक है, अब बनने में टाइम लगता है। अब यहाँ पर इतनी पता नहीं उस तरह की सुख सुविधाएं शायद अवेलेबल नहीं है, इतना वक्त लग जाता है, तो पब्लिक भी थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड हो जाती है। लेकिन जो हार्ड कोर फैंस होते हैं वो अपने आप को कैसे भी करके कनेक्ट कर लेते हैं। और ये सीज़न जब आया तो लगा कि भाई इस सीज़न में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा मसाला होगा, बहुत कुछ होगा जो हमने शायद सेकंड सीज़न में मिस किया। अगर मैं बात करूं फर्स्ट और सेकंड सीज़न के कंपैरिजन की, तो सेकंड सीज़न थोड़ा सा मुझे हल्का लगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सीज़न में अगर कोई चीज़ सिमिलर थी तो वो थे श्रीकांत तिवारी का कॉन्स्टेंटली कहानी में इन्वॉल्व रहना। ये जो तीसरा जो सीज़न आया है फैमिली मैन का, इसमें कहीं ना कहीं जो मनोज बाजपेयी हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से काफ़ी साइडलाइन हो गए, क्योंकि इतनी कहानियाँ इंक्लूड कर दी गई हैं कि उन कहानियों के बोझ के नीचे दब गए हैं हमारे श्रीकांत तिवारी, जिनका हमें परफॉर्मेंस देखने को इतना नहीं मिला जितना कि श्रीकांत तिवारी डिज़र्व करते हैं। जो उनका एक मजबूत कैरेक्टर है, जो किरदार है जिससे पब्लिक इतना कनेक्ट कर पा रही है, उनकी फैमिली से रिलेटेड जो मसले थे वो तो इतने अच्छे तरीके से दिखाए ही नहीं गए हैं। कहानी मतलब शुरू तो होती है लेकिन धीरे धीरे मतलब कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हैं, और इतने किरदार होते हैं, कुछ कहानियों को तो ज़बरदस्ती का लाया हुआ लगता है। अब ठीक है, अगले सीज़न में उन छोटी कहानियों का भी एक मोड़ ज़रूर दिखाया जाएगा कि भाई उनको, उन कहानियों को लाने के पीछे मकसद ये था। लेकिन क्या होता है, देखने में भी वो कहानियाँ बड़ी बोरिंग सी, बड़ी इरिटेटिंग सी लगती हैं कि भाई उनके, मतलब जो श्रीकांत तिवारी का जो डिपार्टमेंट है उसमें एक लड़की है जिसको एक लड़के से अट्रैक्शन हो गया है, फिर वो उसके साथ इन्वॉल्व हो गई है, तो वो इंटीमेसी के सीन्स दिखाना वो पब्लिक नहीं पसंद करती है। आपके शो का नाम ही फैमिली मैन है, तो आप ऐसा कंटेंट दिखा रहे हो जो फैमिली के साथ ही बैठ कर के ना देखा जाए तो वो कैसे हो सकता है? ठीक है, अफेयर हुआ जब सुची का, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, उसकी आपने इतनी डिटेल में नई चीज़ें दिखाई जितनी कि आप डिपार्टमेंट में जो लड़की है उसका अफेयर दिखा रहे हैं, पूरे उसके सीन दिखा रहे हैं। मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। हालांकि वो कुछ सेकंड के होते हैं, बट वो कुछ सेकंड भी बर्दाश्त करने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे डिसअपॉइंट करने वाले एलिमेंट हैं इस वेब सीरीज़ में। एंड ऑफ कोर्स जब जब मनोज बाजपेयी आते हैं तब तब जो है एक अलग तरीके का उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, स्क्रीन चार्म है, उनका जिस तरीके से अपने फ्रेंड के साथ बात करने का तरीका हो, अपने फैमिली के साथ जिस तरीके से वो डील करते हैं, अपने बच्चों के साथ जिस तरीके से डील करते हैं, वाकई कहीं ना कहीं उनके किरदार में हम अपने घर के बाप, भाई, बेटे को देखते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। मतलब आप कह सकते हैं कि हम अपने घर में हमारे जो हस्बैंड्स हैं, ब्रदर हैं, बेटे हैं, वो बिल्कुल उनका वही एक लहजा होता है अपनी फैमिली के साथ में बात करने का, तो बिल्कुल वही चीज़ जो है वो
मनोज बाजपेयी ने उस किरदार में वो चीज़ें डाली हैं कि पब्लिक कनेक्ट कर पाए। वो फैमिली मैन ही क्या हुआ जिससे पब्लिक कनेक्ट ना कर पाए। तो इस चीज़ का बराबर से मनोज बाजपेयी ने ध्यान रखा है और तीनों सीज़न में ध्यान रखा है। पब्लिक उनके साथ हंसती भी है, रोती भी है, उनके पंचेस में जो है वो एंटरटेन भी होती है। और उनका और जेके यानी कि शबरीन हाशमी के साथ जो उनकी ट्यूनिंग है, मतलब जो जिगरी दोस्त होते हैं ना, वो गाली भी देते हैं तो गाली भी ऐसे देते हैं कि भाई वो हाय हेलो बोल रहे हैं। मतलब उनकी गाली में भी एक सुकून होता है एक दूसरे को, जो एक फ्रेंडशिप होती है कि मतलब एक कहते हैं ना, एक जैसे एक शर्ट में होल होता है और एक बटन होता है, तो वैसा ही रिश्ता जेके और मनोज बाजपेयी यानी कि श्रीकांत तिवारी का दिखाया गया है। और शबरीन हाशमी को भी मैं बहुत टाइम से तो नहीं देख रही हूँ, मैंने उन्हें सिर्फ 2 वेब सीरीज से ही ज़्यादा नोटिस किया। एक तो फैमिली मैन, दूसरा असुर। उससे पहले भी उनकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, उन्होंने पर्दे के पीछे भी काम किया है। और मतलब एक तरीके से उनको पहचान ही जेके के किरदार से ज़रूर हुई है, लेकिन उससे पहले जब तक है जहाँ नाम की मूवी में भी वो काम कर चुके थे। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी उनको वो मुकाम नहीं मिला जितनी कनेक्टिविटी उनकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आकर पब्लिक के साथ जो उनका कनेक्शन बना कि पब्लिक मतलब श्रीकांत के साथ अगर किसी को कॉन्स्टेंटली देखना चाहती है तो वो जेके को देखना चाहती है। अच्छा, इसमें एक दूसरी वेब सीरीज़ का भी कंटेंट मतलब कनेक्शन डाला गया। फर्जी में जो पुलिस इंस्पेक्टर बने थे उनकी भी एंट्री इसमें दिखाई, उनका भी एक स्पेशल अपीयरेंस है। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उनकी एक फ़िल्म आई थी 95 करके या 96 थी, लव स्टोरी थी, जिसका मैंने रिव्यू किया था अपने चैनल पर शुरू शुरू में। तो मैंने उसके बारे में भी बात करी थी, तो मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है। मतलब काफ़ी हेल्दी हैं वो, और मतलब कि काफ़ी मतलब साउथ के जाने माने स्टार हैं, थोड़े से हेल्दी हैं। शायद आपको याद आ जाएगा, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो उनकी भी एक छोटी सी एंट्री है। प्लस इसमें जो मैं कहूँगी कि श्रीकांत तिवारी की जो पत्नी है सुचि प्रियमणि, उनका भी रोल इतना निकल कर नहीं आया है जितना कि पहले के सीज़न में देखने को मिला। तो कुल मिलाकर ये जो फैमिली मैन सीज़न 3 रहा है, इसमें फैमिली मैन यानी कि मनोज वाजपेयी और उनकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गई, क्योंकि बाकी कहानी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में। हालांकि जयदीप अलावत इसमें काफ़ी नए लुक के साथ दिखाई दिए हैं। मनोज बाजपेयी, जयदीप अलावत जैसे मतलब एक अभिनेता, मतलब जितना मतलब मैं कह सकती हूँ मनोज बाजपेयी का जो संघर्ष है उतना ही संघर्ष शायद मैं उससे कम भी नहीं बोलूँगी, ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जयदीप अलावत भी काफ़ी मतलब मंझे हुए गुणी कलाकार हैं। उन्होंने भी रंगमंच पर काम कर रखा है, बहुत कुछ उन्होंने भी जो है संघर्ष भरे दिन बिताने के बाद अब जो है उनको एक अच्छे रोल्स मिल रहे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये एक जौहरी की तरह काम कर रहा है ऐसे नगीनों को तराशने के लिए। आप देखिए ना, मनोज बाजपेयी को मैंने सत्या मूवी से नोटिस करना शुरू किया था। इससे पहले भी उन्होंने कुछ फिल्में करी हैं, टेलीविज़न सीरियल्स करे हैं, लेकिन उनको जो पहचान मिली वो सत्या से मिली। और उसके बाद भीकू मात्रे का शायद कैरेक्टर था, और कल्लू मामा के साथ जो उनका गाना था गोली मारे भेजे में भेजा शोर करता है, वो गाना तो मतलब उस ज़माने के जो बच्चे थे उनका बहुत ही फेवरेट गाना हुआ करता था। तो मतलब ऐसे गाने भी बना करते थे, हालांकि कुछ भी कहो बट वो क्रिंज तो नहीं लगते थे। तो खैर वो
एक हमारा ज़माना हुआ करता था। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते ना, हमारे ज़माने में तो ये होता था, हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था। तो जब हम छोटे थे हमें लगता था क्या है ये बार बार ज़माना ज़माना। लेकिन सच कहो तो आज हम भी वही करने लगे। हमारा जो टाइम, जो हमारा 90s का जो गोल्डन पीरियड था, जो हमने जिया है, और ये जो सत्या मूवी थी, ये अर्लीज नहीं बल्कि लेट 90s में आई थी, 98 में समथिंग करके। इसमें शेफाली शाह इनकी पत्नी बनी थी, और शेफाली शाह को भी इसी फिल्म से जो है काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। वो बात अलग है कि उससे पहले वो रंगीला में एक छोटा सा कैमियो रोल कर चुकी थी, बट किसी ने उन्हें इतना नोटिस नहीं किया, क्योंकि तब वो टेलीविज़न ज़्यादा किया करती थी। और आज शेफाली भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी डिमांड में रहती हैं। तो यहाँ पर आप मनोज बाजपेयी का भी काम देख लीजिए। मनोज बाजपेयी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितनी फिल्में करी हैं, कितना वो वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं। तो वाकई मतलब कहते हैं ना कि उनको एक इतने सालों की संघर्ष के बाद जो है अब जाकर जो है अच्छे रोल्स मिल रहे हैं। और वेब सीरीज़ में अगर आपको एक अच्छा रोल मिलता है तो बहुत फ़ायदा होता है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म के भी अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म जो है चुना है मनोज बाजपेयी ने। मैं तो कहूँगी कि उस प्लेटफॉर्म ने मनोज बाजपेयी को चुना है, क्योंकि वाकई उस प्लेटफॉर्म को भी पता है कि मेरे मंच पर कौन से कलाकार चमकेंगे। मैं तो ये कह सकती हूँ। और यही वजह है कि इस बार स्टार कास्ट थोड़ी बढ़ा दी गई। निमृत कौर भी इस बार जो है फैमिली मैन का हिस्सा बनी है। उनका भी रोल है, एक विलन है, वो भी नेगेटिव शेड में है, और भी बहुत सारे किरदार हैं। लेकिन इनका जो रोल है वो कितना आने वाले सीज़न में दिखाई देगा वो तो पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सीज़न एंड हुआ है, पब्लिक लिटरली खड़ी हो गई कि ये क्या हुआ। पब्लिक लिटरली ढूंढने लगी कि भाई इसका अगला एपिसोड कहाँ गया। ऐसा तो नहीं कि अगला एपिसोड जो है वो मतलब अगले हफ्ते मतलब जो है वो अपलोड होगा। जैसे कि वो द क्रिमिनल जस्टिस जो था पंकज त्रिपाठी का, उसके भी हर हफ्ते एक जो है एपिसोड अपलोड होता था। शुरुआत में 4 जो थे वो एपिसोड अपलोड हो गए, उसके बाद में एक एक करके कि भाई पब्लिक में क्रेज़ बना रहेगा। तो लोगों को शायद ये भी लगा, और मुझे लगता है कि अब जो है वेब सीरीज़ की एंडिंग को थोड़ा सा एक अलग नज़रिया देने की कोशिश करी है कि केस सॉल्व होकर भी सॉल्व ना हो। परतों जो परतें जमी हैं वो ज़रा सी निकल के भी नहीं निकली हैं। मतलब पहले क्या होता था, पहले एक कहानी एक प्लॉट से शुरू होती थी और अंजाम तक पहुंच जाती थी, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे हिंट्स डाल दिए जाते थे कि भाई अभी ये जो खोज है, ये जर्नी जो है, ये जो बैटल है, ये ख़त्म नहीं हुई है। अभी और भी किस्से आएंगे, और भी मौके आएंगे, और भी बातें होंगी, और भी शिकायतें होंगी, तो ये चलता रहेगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो है बिल्कुल भी एंडिंग मतलब लगने लगता है कि हाँ भाई अब चीज़ें दिखेंगी, अब जो है पर्दा उठेगा। लेकिन पर्दा उठता ही नहीं है, बल्कि पर्दा बंद हो जाता है और सीज़न ख़त्म हो जाता है। मतलब कि कोई रहस्य में पर्दा उठा ही नहीं है। आप लोगों ने अगर ये फैमिली मैन की जो लास्ट एपिसोड देखा होगा सीज़न 3 का, तो आपको लगा होगा कि अभी श्रीकांत तिवारी कुछ करेगा, लेकिन आप लोग बस देखते ही रह जाते हो और सीज़न ख़त्म हो जाता है। यानी कि पूरा सीज़न हमने इंतज़ार किया, हम देख रहे हैं बैठ के पूरे सीज़न को कि अब जो है मनोज बाजपेयी, श्रीकांत तिवारी बाजी पलट देगा, अब वो ये मूव लेगा। लेकिन मूव होने से पहले ही, कोई मूव लेने से पहले ही वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, और पब्लिक को लगता है कि हाँ वो जैसे तैसे करके अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा और पकड़ लेगा। लेकिन क्या होता है जी, सीज़न ख़त्म हो जाता है। सीज़न
3 पूरा सारे एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं और कोई एपिसोड है ही नहीं, तो पब्लिक अपने बाल खुजाने लगती है कि यार ये क्या हमने देख लिया, ये क्या था। हमने इतना मतलब जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है अमेज़ॉन का, वो मतलब हम देख रहे हैं, ऊपर से जो फालतू की जो एडवर्टीज़मेंट आ जाती हैं जिसको हम स्किप करके आगे भी नहीं कर सकते हैं, उसको भी हम झेलते हैं और हमें एंडिंग भी ठीक से प्रॉपर नहीं मिलती है। आई थिंक ऐसी ही मिलती जुलती एंडिंग जो थी वो सर्च नाम के एक वेब सीरीज़ की भी थी, जिसमें कौनकना सेन थी, जिसका मैंने रिव्यू किया था कुछ महीने पहले, शायद अक्टूबर के वक्त मैंने किया था। उनका उस वेब सीरीज़ की भी ऐसी ही एंडिंग थी, यानी कि जब उसकी सो कॉल्ड एंडिंग हुई तब ऐसा लगा कि जब अगला सीज़न आएगा तब केस पूरे तरीके से सॉल्व होगा, और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि श्रीकांत तिवारी सीज़न 4 में ही आकर सारी गुत्थियों को सुलझाएंगे। खैर, ये तो बात हो गई पूरे सीज़न की, लेकिन इस वेब सीरीज़ को देखकर हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। किस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से डिपार्टमेंट में कैसे घुसपैठी लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लीक करके बहुत सारे मामलों को बिगाड़ के रख देते हैं। चंद पैसों के लालच में वो जो हैं अपने देश तक को बेचने को तैयार हो जाते हैं। बड़ी बड़ी जो बैकडोर डील्स होती हैं उनको जो है दुश्मनों के हाथ उन डील्स के सीक्रेट्स बेच दिए जाते हैं। तो ये एक रियलिटी है, और जो हमारे स्पाई एजेंट हैं उनके साथ क्या क्या होता है उनको कभी क्रेडिट भी इतना नहीं मिलता है। एक होते हैं जो जवान होते हैं हमारे सरहद पर हमारे लिए शहीद हो रहे होते हैं, और एक ऐसे भी ये जवान होते हैं जो सीक्रेटली शहीद हो रहे होते हैं, जिनके बारे में आम जनता को पता ही नहीं चल रहा होता। जो स्पाई होते हैं, एजेंट होते हैं, ये एक सीक्रेट सोल्जर की तरह होते हैं जो हर वक्त हमारे आसपास रहकर जो होने वाली गलत एक्टिविटीज़ की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। और कभी कभी सरकार जो है वो फास्ट कोई निर्णय लेकर हमें बचा लेती है और कभी बचा नहीं पाती है। बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं इसके बारे में मैं क्या खुल के बोलूं। शायद ये जितने बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर भी मतलब करप्शन तो देखिए हर जगह पर है, और इस करप्शन का भुगतान हम आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे हादसे हैं जो टाले जा सकते होते हैं, लेकिन वो टलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको टालने दिया ही नहीं जाता है। क्या इतनी बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं वो क्या कुछ पता नहीं लगा सकती, कुछ कर नहीं सकती? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आप समझदार हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। तो यहाँ पर जब आप इस तरह की वेब सीरीज़ देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलता है कि किस तरीके से एक ईमानदार ऑफिसर को किस तरीके से जो है हैरेस किया जाता है। कभी कभी उस पर सारे नाम इल्ज़ाम डलवा कर उसे एक बहुत बड़े मिशन से बॉयकॉट कर दिया जाता है, किक आउट कर दिया जाता है। तो ये सारी साजिशें होती हैं जो हम लोगों को समझने को मिलती हैं अगर हम उस नज़र से समझें। अगर हम एक एंटरटेनमेंट के तौर पर अगर देखेंगे तो फिर वो एंटरटेनमेंट ही हमें लगेगा, लेकिन अगर मैं देखती हूँ तो मैं काफ़ी कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करती हूँ कि ओके, ये चीज़ अगर ऐसी हुई है तो असल ज़िंदगी में भी ये चीज़ ऐसी हो सकती है और ऐसी ही होती होगी। क्योंकि ये जो जितने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं ये खुद अपनी पोलें खोलते रहते हैं। वो बात अलग है कि हम इनकी पोल को स्क्रिप्ट एंटरटेनमेंट समझकर देखते हैं और निकाल देते हैं अपने जहन से, बट बहुत सारे मैसेजेस जो होते हैं ये खुद ही बता रहे होते हैं कि यहाँ यहाँ ये सब होता है। तो खैर, डिपार्टमेंट में भी किस तरीके से करप्शन है और किस तरीके से देश को कितनी नुकसान भुगतनी पड़ती है ऐसे बुरे लोगों के चक्कर में, वो भी आपको इस वेब सीरीज़ के थ्रू पता चलेगा। और कैसे कितना मीडिया जो है, सोशल मीडिया है, मैनिपुलेट आप कैसे कर सकते हो, करवा सकते हो, और कैसे सोशल मीडिया का सहारा लेकर कैसे किसी अच्छे खासे ईमानदार इंसान को बेईमान आप घोषित करवा सकते हो, ये भी आपको इस वेब सीरीज़ से पता चलेगा।
तो खैर अगर मैं अपना वर्जन इस वेब सीरीज़ को दूं तो हाँ, ये वेब सीरीज़ अंगेजिंग तो है, बट हाँ शिकायत है कि मनोज बाजपेयी को देखना मतलब एक तरीके से थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनको हम देखना चाहते हैं और उन्हीं उन्हीं के जो सीन्स हैं वो इतने नहीं हैं, एक तरीके से वो साइड लाइन होते हुए दिखते हैं। वो और उनकी पत्नी के बीच की कई चीज़ें थी जो पब्लिक जानना चाहते थे, वो तक बातें नहीं हुई हैं, वो दिखाई नहीं गई हैं। और उनकी पत्नी का जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था वो तो आया ही नहीं है, उसको तो लाया ही नहीं है। हालांकि उसका एक हल्का सा जिक्र ज़रूर हुआ है लेकिन उसको दिखाया नहीं गया है। खैर मैं बात करूं प्रियमणि, जो सुची का किरदार जिन्होंने निभाया है, वो साउथ की बहुत बड़ी रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस हैं और चेन्नई एक्सप्रेस में उन्होंने शाहरुख के साथ एक गाना भी किया है, 1 2 3 4 करके जो गाना है ये उन्हीं का है। हालांकि उस टाइम पर हम लोगों को वेब सीरीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वेब सीरीज़ को तो काफ़ी टाइम बाद, कुछ साल बाद जो हैं धीरे धीरे पॉपुलर हुई। और फिर उसके बाद जब पॉपुलर ऐसी हुई कि अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बड़े बड़े स्टार्स भी जो हैं वेब सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे। जैसे शाहिद कपूर भी आपको फर्जी के सीज़न में, फर्स्ट सीज़न में दिख चुके हैं, और भी धीरे धीरे आपके सो कॉल्ड फेवरेट बड़े स्टार्स भी आने वाले शायद वक्त में ये वेब सीरीज़ पे काम करते दिखाई देंगे, क्योंकि फिल्में तो चलती नहीं हैं। हाँ, अब बॉलीवुड ने एक नया पैटर्न निकाला है कि ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पकड़ो, उनका रीमेक करो, जैसे कि अभी बॉर्डर मूवी का भी एक नया सीक्वल आ रहा है। आई डोंट नो फिल्म कैसी होगी, लेकिन क्या कह सकते हैं कि वही वाली बात होती है ना जो मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि इंसान के पास अगर भविष्य अच्छा ना हो, उसको भविष्य अपना अगर समझ में नहीं आता, तो वो अपने अतीत की तरफ ही पीछे मुड़ के देखता है। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि बॉलीवुड को भी अपना फ्यूचर दिख नहीं रहा है, क्या बनाए क्या करे। तो अपनी 90s की कोई हिट फिल्म पकड़ो और उसका रीमेक निकालो, तो पब्लिक जो है उस 90s की फिल्म को याद करके सिनेमा घर में आएगी और हमारी ये फिल्म देखेगी। बहुत कुछ कई बार ऐसे पैतरे कामयाब हो जाते हैं, जैसे गदर के हो गए थे। जैसे गदर 1 कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, तो फिर बाद में जब गदर 2 बनाई तो गदर 1 के चक्कर में लोग आए। और सच कहूँ तो किसको गदर 2 कैसी लगी है वो तो आप लोग ही जानते हैं। मैंने तो नहीं देखी गदर 2, मैंने गदर 1 ज़रूर देखी है, और वाकई गदर 1 थी बहुत अच्छी। लेकिन गदर 2 के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने नहीं देखी। लेकिन हाँ, पब्लिक ने देखी है, क्योंकि पब्लिक के 2001 वाली गदर के साथ जो सेंटिमेंट्स थे, तो उन सेंटिमेंट्स को डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने यूज़ किया अपनी गदर 2 के लिए, और वो कामयाब हो गए। तो लोगों को भी, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी जो है कॉन्फिडेंस आया। लेकिन वही वाली बात होती है ना कि हर किसी का जो सिक्का है वो नहीं चलता है। एक का सिक्का चल गया तो दूसरे का भी चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर दूसरे का चल भी गया तो तीसरे का चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सब गिमिक्स बातें होती हैं, बट जो भी है, आप इस वेब सीरीज़ को अमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हैं। अंगेजिंग डेफिनेटली है, एक्साइटिंग डेफिनेटली है, थ्रिलर डेफिनेटली है, थ्रिल एक्साइटमेंट सब है। लेकिन कमी है तो थोड़ी क्लियरिटी की, और श्रीकांत तिवारी की। और श्रीकांत तिवारी की फैमिली को थोड़ा और पब्लिक देखना चाहती थी। और काफ़ी मतलब ये कुछ ऐसे बड़े बड़े डिसअपॉइंटमेंट लगे इस वेब सीरीज़ में, जिसकी वजह से पब्लिक थोड़ी निराश हुई। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगर इसका 4th सीज़न आएगा तो अच्छा जो वो चले सीज़न। क्योंकि अगर मैं सेकंड सीज़न की बात करूँ तो सेकंड सीज़न में समंता थी, तो समंता को काफ़ी हाईलाइट किया गया था, काफ़ी उनके एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे। तो थोड़ा सा साउथ को थोड़ा काफ़ी मतलब लेकर आए। लेकिन वही वाली बात है कि उसमें भी ना कई चीज़ें जो थी वो समझ ही नहीं आई, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ आती है। हम लोग हिंदी हैं तो हिंदी ही चीज़ें देखने को मिले, लेकिन वही वाली बात है कि दूसरी लैंग्वेज इतनी हावी हो जाती है। भले ही सब टाइटल आपको पढ़ने में आते हैं, बट वो सब टाइटल में ही अगर हमें देखना है तो फिर बात ही क्या है। फिर
है ना। तो फिर कोई साउथ की पिक्चर ही देख लो सब टाइटल में, लेकिन हम बैठे हैं द फैमिली मैन देखने के लिए, तो वो एक लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो इस वजह से भी थोड़ी कनेक्टिविटी लूज सीज़न 2 में रही। इतना मतलब जेन्युइनली ठीक है, लोगों ने पसंद किया, वो एक सीज़न 1 का जो क्रेज़ था उसका फ़ायदा सीज़न 2 को हुआ। लेकिन अब कई सालों के बाद सीज़न 3 आया तो पब्लिक को लगा, क्योंकि इस बार कुछ आसाम साइड जो था, जो कोविड के दौरान जो चाइना के साथ जो हमारे रिलेशनशिप ख़राब हुए थे उससे इंस्पायर होकर इस बार जो है बनाया गया था ये सीज़न। तो मतलब इस बार हिंदी लैंग्वेज को थोड़ी प्राथमिकता दी गई है। दूसरी लैंग्वेज आपको सुनने को ज़रूर मिलेगी, बट वो इतनी नहीं मिलेगी कि आप मतलब काफ़ी समय तक दूसरी लैंग्वेज के डायलॉग सुनते रहेंगे, जैसे कि सीज़न 2 में हुआ था। ये इस बार ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज़ की कमी ज़रूर है कि मनोज बाजपेयी को स्क्रीन टाइम इतना नहीं दिया गया है। वो मतलब कि एक तरीके से मुझे लगता है कि डायरेक्टर भी शायद भूल जाते होंगे कि भाई ये फैमिली मैन तो मनोज बाजपेयी का है, और मनोज बाजपेयी को लाओ फटाफट, अब उसका सीन डालो, बहुत टाइम हो गया है। हम दूसरों को ज़्यादा वो कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों को भी ज़्यादा देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रीकांत तिवारी को भी जो है इक्वली देना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। तो खैर जो भी है, तो इस बार चीज़ें अच्छे से निकल कर नहीं आई हैं। होप फॉर द बेस्ट कि अगले सीज़न में चीज़ें अच्छी निकल के आएँ। तो ये सीज़न आप देखिए और बताइए आपको कैसा लगा। मुझे तो ठीक ठाक लगा है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे ये सीज़न बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, कुछ चीज़ें कमी जो मैंने आपको बताई वो लगी, बट ओवरऑल अच्छा है, टाइम पास है, देख सकते हैं। और देखिए ज़रूर और बताइए अपने पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंतज़ार रहेगा मुझे आप लोगों के ओपिनियन का। तो जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।